देखो आप लोग का फर्स्ट पार्ट में 7 चैप्टर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, स्टार्टिंग विद लिमिटेशंस एक्ट, फॉलोड बाय लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स, देन एविडेंस एक्ट, देन आरटीआई, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी। अगर ये सातों चैप्टर्स का अगर आप बंच देखोगे तो लगभग ये 7 चैप्टर्स 40 से 45 मार्क्स होल्ड करते हैं। ये पार्ट 2 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें आई विल बी कवरिंग अदर 7 चैप्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, देन सोर्सेस ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन, ऐसी सारी बाकी के चैप्टर्स मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। प्रिसाइसली आई मे नॉट रिकॉर्ड जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड आईटी एक्ट। ये 3 चैप्टर्स है जो ओवरऑल मिलाकर 8 to 12 मार्क्स का वेटेज होल्ड करते हैं एंड मैनेजेबल है, आप लोग देख सकते हो। बट येस 14 चैप्टर्स डेफिनेटली रिकॉर्ड होंगे और आप उनको व्यू कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 2 ऑफ सुपरविजन CS एग्जीक्यूटिव JK Shah classes. Myself Professor Sagar Tolani. Right, I'm a qualified company secretary and I have completed my LLB in the year 2017. Right now pursuing for LLM. I teach at all 3 levels of CS. I'm into this profession since last 8 years, associated with this fantastic organization since last 6 years. Right, so let's get started. Constitution of India. इंस्टीट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्यार है। कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज कुछ ज़्यादा ही है अगर हम पास पेपर्स को चेक करते हैं। दिसंबर 18 में लगभग 20 मार्क्स का वेटेज, उसके बाद लगभग 8 से 10-15 मार्क का वेटेज। सो इसे कैटेगरी ए चैप्टर का हम नाम दे सकते हैं। क्या क्या चीज़ें काम की है, मेरा हर बार का ये फेवरेट स्टेटमेंट है कि क्या क्या इंस्टीट्यूट पूछ चुका है हम वो भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंस्टीट्यूट पूछ सकता है हम वो बातें भी डिस्कस करेंगे। राइट, स्टार्टिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। अगर हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है, हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट है, हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है, हमारे कंट्री में इन सब के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इंडिया फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इस देश में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, तो वो है कानून। और कौन सा कानून? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, भारत का संविधान, जो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होल्ड करता है इस कंट्री में। नो पर्सन, नो लॉ एंड नो इंस्टीट्यूशन कैन गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज दिस कंट्री follows the concept of rule of law which is going to rule in this country, and that very law is constitutional law. Right, constitution कहाँ से आया, उसके बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं CACET में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा YouTube पे एक वीडियो भी है CACET का जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में जाता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया और वो सारी चीज़ें डिस्कस होती है। राइट, आई पर्सनली फील दिस इज़ नॉट द राइट टाइम एंड ऑल्सो द नॉट राइट मोमेंट टू डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, इंडियन पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं इस वीडियो के अंदर जो तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के आने वाले एग्ज़ाम्स में। जैसे कि अगर कल को इंस्टीट्यूट तुमको पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के ऊपर कमेंट करो या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है वो बताओ, तो सबसे पहले याद रखना कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो हमारे स्कूल के हर टेक्स्ट बुक के पहले पेज पे होता था। और वो कुछ प्रीएम्बल इस तरीके से स्टार्ट होता था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व्ड इंडिया टू बी, राइट, फिर इंडिया टू बी सोवरीन सोशलिस्ट, वो सारी बातें। क्वेश्चन आता है कि सर अगर प्रीएम्बल आया तो हमें ये सब लिखना पड़ेगा? ऑब्वियसली यस, बट आपको उसको पॉइंटर्स में लिखना पड़ेगा।
पहला पॉइंट, प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल एक प्रीफेस होता है। आप कोई भी बुक खरीदो उसके पीछे उसका प्रीफेस दिया होता है कि बेसिकली बुक में क्या है। प्रीएम्बल एक समरी होता है। तो इस पूरे संविधान का, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कहीं पर प्रीफेस या समरी लिखा हुआ है तो उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। दूसरा सवाल उठता है, क्या प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा सवाल उठता है कि प्रीएम्बल बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिफाई करता है, प्रीएम्बल बेसिकली क्या समझाने की कोशिश करता है? तो प्रीएम्बल डिफाइन करता है कि कंट्री के लोगों के एम्स और एस्पिरेशंस क्या है कंट्री को लेकर। इंडिया के लोगों का क्या एम्स और एस्पिरेशन है इस देश को लेकर, वो प्रीएम्बल डिफाइन करता है। जैसे क्या एम्स और एस्पिरेशंस है कंट्री के लोगों के? एम्स एस्पिरेशंस बहुत सिंपल है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया collectively declared that India is going to be a sovereign state. Sovereign means independent in all aspects. क्या हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट ऑल एस्पेक्ट्स में? 100%। दूसरा, इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट, जहाँ लोगों की वेलफेयर को सबसे पहले रखा जाता है और बाकी चीज़ों को बाद में इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। इंडिया एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर कंट्री का मतलब ये होता है कि बेसिकली इंडिया के लिए कोई भी रिलीजन मतलब इंडिया के लिए कोई भी रिलीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है, या मैं ऐसा बोलूँ, इंडिया किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। इंडिया के लिए सारे रिलीजन एक जैसे, सारे रिलीजन पार पे। फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब इस देश की जो चलाने का कॉन्सेप्ट है, इस देश को जो सरकार के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म करके चलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेसी। इस कहा जाता है कि इस हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है कि नहीं? सो हमारी कंट्री का डेमोक्रेसी सबसे बड़ा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रन अ कंट्री विथ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वेयर गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट? सो ये फैक्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इस देश में, राइट? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि जब मैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलता हूँ तो जो भी इस कंट्री को चलाता है वो किसी फैमिली को बिलोंग नहीं करता, उसे इनहेरिएंटली कोई पावर नहीं दिया जाता, राइट? आपको अगर लगता है कि यू आर केपेबल इनफ टू रन दिस कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर योर प्रोफेशन वॉज, आगे आओ, इलेक्शन लड़ो, एक एक करके स्टेप्स फॉलो करो और चलाओ देश, राइट नाउ। वैसे ही अगर कोई इंसान अगर अभी देश चला रहा है तो अगर उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं हम, तो उनके प्रोफेशन का और अब जो वो कर रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। सो ये ब्यूटी है हमारे कंट्री की, इस डेमोक्रेसी की। और क्या प्रीएम्बल प्रॉमिस करता है? प्रीएम्बल बोलता है कि कंट्री तुम्हें गारंटी देता है। प्रीएम्बल बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट? 3 थिंग्स, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। अब इक्वालिटी प्रोविजंस हम आर्टिकल 14 से 18 में पढ़ते हैं। लिबर्टी प्रोविजंस हम आर्टिकल 19 से लेकर लगभग 31 तक पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 जस्टिस की बात करता है। जब मैं इक्वालिटी की बात करता हूँ तो 2 चीज़ों की इक्वालिटी है बॉस, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और जब मैं लिबर्टी की बात करता हूँ तो फिर उसमें कोई एंड ही नहीं आता है। लिबर्टी ऑफ your views, liberty to express your views, liberty to worship any religion, liberty to enjoy your status, liberty, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके खुद के जो राइट्स है उन राइट्स को एंजॉय करना। फिर उसके बाद लिबर्टी टू ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, लिबर्टी टू ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री, वो सारे के सारे प्रोविजंस हम पढ़ते हैं। जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो 3 एरियाज़ में जस्टिस, कौन से 3 एरियाज़ में? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन 3 एरियाज़ में जस्टिस की बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, भाईचारे को प्रमोट करता है। और लास्ट में आता है आपका एक्सेप्टेंस पैराग्राफ। व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस पैराग्राफ? जहाँ पे लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, एडमायर एंड अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स। जहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड ओवर कर दिया और फिर किसी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। तो सवाल उठता है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया? तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कंट्री के लोगों ने किया, राइट? सो यही बातें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में लिखी हुई है। किन पॉइंट्स पे तुम डिवाइड करोगे? पहला मीनिंग, बराबर, एम्स एंड एस्पिरेशन, इंडिया का स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, एक्सेप्टेंस पैराग्राफ, और फिर आता है डेट, आखिरी में आता है डेट। अब डेट, 2 डेट है, एक
कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, व्हेन इट वाज मेड, एंड दूसरा व्हेन इट कम्स इनटू पावर, व्हेन इट बिकम्स इफेक्टिव। तो बनाया कब था, तो 26 नवंबर 1949, और इफेक्टिव कब हुआ, ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950, राइट। सो लास्ट में आप डेट लिख दोगे। प्रीएम्बल के आने के चांसेस एज सच इतने नहीं हैं, बट अगर आ गया तो मैंने जो पॉइंट्स आपको बताई है उन पॉइंट्स को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। प्रीएम्बल के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इंडिया कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, हमारा देश कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। डू वी फॉलो फेडरल पैटर्न और डू वी फॉलो यूनिटरी पैटर्न, और डू वी फॉलो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हम कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं। देखो हमारा कंट्री ना देखा जाए तो एक फेडरल कंट्री था, बट अगर चाहे तो ऐसा यूनिटरी हो सकता है, एक झटके में कंट्री यूनिटरी हो सकता है। वो झटके में मतलब कब होगा, जब इमरजेंसी सिचुएशंस अराइज होंगी, एक्सटर्नल थ्रेट आएगा या इंटरनल अग्रेशन हो जाएगा या एक्सटर्नल अग्रेशन होगा या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो कंट्री ऐसा यूनिटरी पैटर्न में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारा फेडरल पैटर्न बाकी देशों के कंपेयर में अलग है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आप फेडरल पैटर्न फॉलो करते हो तो आप में सारे फेडरल फीचर्स होने चाहिए, और अगर आप यूनिटरी पैटर्न फॉलो करते हो तो आप में सारे यूनिटरी होने चाहिए। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। बट हमारा कंट्री जो है उसका फेडरल पैटर्न रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने अलग है। We have a combination of both the features. We have federal features also. We follow federal features also, and we also follow unitary features. हमारा अगर आप पावर के थ्रू देखोगे, अगर आप इन टर्म्स ऑफ पावर देखोगे तो कंट्री इज बिट यूनिटरी, और अगर आप नेचर के साइड देखोगे तो कंट्री इज बिट फेडरल। इसीलिए तो कहा जाता है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, राइट, विथ सम यूनिटरी फीचर्स। इसीलिए तो कहा जाता है कि इंडिया इज फेडरल बाय नेचर बट यूनिटरी बाय स्पिरिट, राइट। सो इसीलिए हमारा कंट्री क्या है, क्वाज़ी फेडरल है। क्वाज़ी फेडरल मीन्स इट इज़ लाइक अ फेडरल बट नॉट अ फेडरल। पूरी तरीके से वो फेडरल नहीं है, बट वो फेडरल के जैसा है। ओके, सो इंस्टीट्यूशन में बोल रहा हूँ। सो ICSI हमारा इंस्टीट्यूट आपको क्या करेगा, आपको स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप इसमें क्या क्या लिखोगे, तो आप पहले लिखोगे कि केशवानंद भारती केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक काम करो, आप जो भी है जितने भी हमारे फीचर्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स है, उनको चेक करो। आप फेडरल फीचर्स को निकालोगे। फिर फेडरल फीचर्स के बाद कंट्रोवर्सी अराइज हुई कि और भी फीचर्स है, और भी कुछ पिक्यूलर फीचर्स है। तो पिक्यूलर फीचर्स को निकालो तो पता चला मोड ऑफ फॉर्मेशन हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया, प्रेसिडेंशियल रूल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन स्टेट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, इमरजेंसी रूल्स हो गए, रेसिड्यूटरी पावर्स हो गए। तो ये और भी फीचर्स निकले, सिंगल सिटीजनशिप हो गया। तो ये और भी फीचर्स निकले, तो पता चला कि ओ माय गॉड, कंट्री फेडरल के अलावा यूनिटरी फीचर्स भी फॉलो करता है। फिर लास्ट में एक हम लोग नोट लिख देंगे, वो नोट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वो क्या नोट क्या है, फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हैज़ अ फेडरल फीचर्स, बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एस्टैब्लिश टू independent governments, does not establish two coordinate independent governments. Both the governments coordinate, cooperate and collaborate in each other's efforts to achieve whatever the objectives which are given in the preamble. Objectives which are laid down in the preamble, right? फिर आपके peculiar features वही हो गए। फिर आता है आपका आर्टिकल 12। व्हाट इज आर्टिकल 12? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इंस्टीट्यूट पूछ चुका है, यही ऑलरेडी पूछ चुका है। आर्टिकल 12 नहीं पूछा, बट आर्टिकल 12 में जो इंस्ट्रूमेंटालिटी टेस्ट है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर कोई एजेंसी स्टेट एजेंसी है या नहीं है। तो अजय अली सरकार अपना जो केस है, अजय हसीजा वर्सेस खालिद मुजिब केस है, मैं अली सरकार मिक्स कर दिया मैंने। सो अजय हसीजा वर्सेस खालिद मुजिब जो केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था कि कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कोई एजेंसी वेदर गवर्नमेंट एजेंसी है या नहीं है, वेदर कोई एंटिटी गवर्नमेंट एंटिटी है या नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो कुछ कंडीशंस दिए, जिन कंडीशंस को मेजॉरिटी बेसिस पे आपको सेटिस्फाई करना। वैसे आर्टिकल 12 क्या करता है, आर्टिकल 12 स्टेट डिफाइन करता है। मेरा तुम सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, बट ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूँ। किसी भी एरिया को, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी को स्टेट डिफाइन करने के लिए, स्टेट क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को स्टेट क्वालिफाई करने के लिए या स्टेट डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशंस पूरी करनी रहती है। एनी एरिया टू बी कॉल्ड एज स्टेट, दैट एरिया शुड क्वालिफाई व्हाट कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए।
ऐसे ही कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, या फिर मेरे को कहीं भी सोशल मीडिया पे ढूंढो और बोलो कि सर हमने आपका यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जहाँ आपने ये सवाल पूछा है और इसका आंसर ये है। वैसे हिंट दे रहा हूँ कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें कंसिडर किया जाता है किसी भी एरिया को स्टेट डिफाइन करने के लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये CS एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम का नहीं है, बट हाँ जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट सीधी भाषा में, राइट। गवर्नमेंट, नाउ गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी विच इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। सो इसीलिए डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन कहता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसका पार्लियामेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट तो उसका लेजिस्लेचर भी, और लोकल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज भी इसमें आ जाती है, और फिर ऐसा कोई भी अथॉरिटी जो कंट्रोल में। बट क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे समझेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो आर्टिकल 12 में फॉल होगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अजय असिया वर्सेस खालिद मुजिब में टेस्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट करके दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि किसी भी एजेंसी को ये फिगर आउट करना है कि वो गवर्नमेंट एजेंसी है या नहीं है, पहले चेक करो कि उसका शेयर कैपिटल कहाँ से आता है, एंटायर शेयर कैपिटल कहाँ से आता है, चेक करो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देता है, चेक करो उसका स्टेटस क्या है, चेक करो कि उसके पास कंट्रोल है कि भी नहीं है, परवेजिव कंट्रोल किसके पास है, चेक करो कि वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस है, पब्लिक वेलफेयर उसका ऑब्जेक्टिव है, चेक करो पास में कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो नहीं था लगभग प्राइवेटाइजेशन के पहले। तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती है या इनमें से मेजरली सारी कंडीशंस पूरी होती है तो फिर वो एंटिटी स्टेट एंटिटी माना जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे तो क्या BCCI जो हमारे कंट्री में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो स्टेट एंटिटी है, तो सवाल उठता है अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया तुमको कि क्या BCCI स्टेट एंटिटी है, तो आंसर इज नो, BCCI स्टेट एंटिटी नहीं है, क्योंकि BCCI इनमें से कोई भी कंडीशन क्वालिफाई नहीं करता, ना ही शेयर कैपिटल, ना ही फाइनेंशियल असिस्टेंस, ना ही कंट्रोल हुआ, ना ही पास्ट में कोई डिपार्टमेंट हुआ गवर्नमेंट का, और ना ही पब्लिक वेलफेयर है। BCCI एक अच्छी खासी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रॉफिट गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका आर्टिकल 12 से कोई लेना देना नहीं। आर्टिकल 13 लॉ डिफाइन करता है। वैसे CSET में तुमको पढ़ाया गया था कि आर्टिकल 13 गिव्स डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13 गिव्स डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस डैश में कोई हमारे ह्यूमन बॉडी का कोई कंपोनेंट आएगा, राइट। अब वो क्या आएगा वो CSET में तुम लोगों ने पढ़ा था, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, या फिर मुझे कहीं पर भी ढूंढो और जवाब दो कि आर्टिकल 13 गिव्स डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन, गिव्स व्हाट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में देखते हैं, यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि CSET में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आर्टिकल 13 वैसे लॉ डिफाइन करता है। अब लॉ कौन सा लॉ, एक और क्वेश्चन में तुमको पूछ रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि क्विज की तरह हो रहा है ये लेक्चर अभी। Now I'm going to ask you the third question which I expect you people to answer in the comment box, right? या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया पे ढूंढ के तो आंसर कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 13 कौन से लॉ की बात करता है? आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, या आर्टिकल 13 लेजिस्लेचर लॉ को, मतलब पार्लियामेंट्री लॉ को बोलने की कोशिश करता है? बिकॉज आर्टिकल 13 डिफाइंस लॉ, बट विच लॉ, कौन सा कैटेगरी ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? ये तुम्हारा आंसर है। तुम्हें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 है जो लॉ डिफाइन करता है वो कौन से लॉ को ज़्यादा क्या, कौन से लॉ को डिफाइन करता है, पार्लियामेंट्री लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, राइट। आर्टिकल 13 लॉ इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स नोटिफिकेशन, बाईलॉज, सर्कुलर, पॉलिसीज, ऑर्डिनेंस, act, any amendment in that act which is made by the parliament, right? and इंडिया में जो भी लॉ बनेगा, एक चीज़ पहले ही कह दी थी कि इंडिया में जब भी लॉ बनेगा वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, दैट लॉ हैज़ टू बी इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
whatever laws which are made by the parliament, those laws has to be in favor of the constitution. इसीलिए आर्टिकल 13(1) and 2 बना दिया. 13(1) जो है वो एग्जिस्टिंग लॉस की बात करता है, वो लॉस जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बनाए गए थे, और जो 13(2) है वो फ्यूचर लॉस की बात करता है, वो लॉस जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बनाए गए थे. राइट अगर मैं एग्जिस्टिंग लॉ को देखता हूँ, आर्टिकल 13(1) को देखता हूँ, अगर मैं एग्जिस्टिंग लॉ को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था तो उसको वॉइड कर दो, और कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बनाया जा रहा है तो उसे बनने ही मत दो. राइट इसको लेकर 3 डॉक्ट्राइन्स थे, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स और वेवर. वैसे एक्लिप्स दिसंबर 20 में आकर गया है. सेवरेबिलिटी कहता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है और वो सेवरल पार्ट्स में डिवाइड है तो जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में उसे रहने दो, और जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में उसे वॉइड कर दो. ओनली इफ दोनों पार्ट सेपरेबल है और सेवरेबल है. बट अगर दोनों पार्ट सेवरेबल नहीं है, दोनों पार्ट सेपरेबल नहीं है, तो पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग लॉ ही वॉइड कर दो. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था और सब्सिक्वेंटली ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो इसे वॉइड करना ही ज़रूरी रहेगा. बट क्वेश्चन आता है कि अगर चलो उसे वॉइड कर दिया, बट आगे जाके अगर उस कानून की ज़रूरत पड़ी तो क्या उसे फिर से एक्टिव कर सकते हैं? क्या एक रिपील्ड लॉ फिर से रिवाइव हो सकता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट में ये है तुमको सेक्शन 7. क्या रिपील्ड लॉ फिर से रिवाइव हो सकता है? क्या एक लॉ जो इनएक्टिव था, एक लॉ जो डॉर्मेंट था, वो फिर से ऑपरेटिव हो सकता है? एब्सोल्युटली यस, हो सकता है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो भी इनकंसिस्टेंट पार्ट है वो रिमूव करना पड़ेगा, और उस लॉ को फिर से हम एक्टिव कर सकते हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर कहता है कि person is best judge to decide whether he should exercise fundamental rights or not. और मतलब in short वापस बोल रहा हूँ मैं, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर कहता है कि person is his best judge to decide whether he should exercise the rights which are given to him, which are conferred to him by the law or by the constitution. Right? So basically तुम्हें तुम्हारे राइट्स एंजॉय करने हैं या नहीं करने, इसका जजमेंट लेना तुम्हारे अलावा और किसी के पास नहीं है अथॉरिटी. प्लस तुमसे कोई तुम्हारे राइट्स छीन नहीं सकता, प्लस तुम्हें कोई कंपेल नहीं कर सकता कि तुम कोई राइट्स एंजॉय मत करो. इसीलिए अगर राइट्स का वेवर होगा भी, सरेंडर अगर करना होगा भी, मतलब राइट्स अगर आपको नहीं भी एंजॉय करने, जो राइट्स आपको दिए हुए हैं, जैसे राइट टू ट्रैवल, राइट टू वोट, अगर ऐसे सारे राइट्स आपको नहीं एंजॉय करने हैं तो वो वेवर वॉलंटरी होना चाहिए, वो वेवर आपकी मर्जी से होना चाहिए. इसलिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक आपको राइट्स पता होना चाहिए और दूसरा आपका वेवर वॉलंटरी होना चाहिए. राइट ये क्या है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर में लिखा हुआ है. डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और सेवरेबिलिटी में से एक्लिप्स एग्जाम में पूछा था. फिर आता है हमारे राइट रिलेटिंग टू इक्वालिटी. अब इक्वालिटी में कहाँ से कहाँ? 14 से 18 आर्टिकल 14 से 18 में क्या क्या आता है? 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. फिर 15 में आता है आपके रिलीजियस एक्सेट्रा, मतलब राइट्स अगर विथ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा करके. फिर 15 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, बराबर. 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होती है. 17 में क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी की बात होती है. और 17 में अनटचेबिलिटी की बात होती है, और 18 में आपके टाइटल्स की बात होती है. राइट एक एक करके फटाफट निकालेंगे हम लोग. 14 इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है 8 मार्क के लिए, तो रिपीट होने के चांसेस कम है. लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आर्टिकल 14 ऑल पर्सन्स पे एप्लीकेबल है. सिटीजन, नॉन सिटीजन, जूरिस पर्सन सब आ जाते हैं इसमें, आर्टिफिशियल बॉडी भी आ जाती है इसमें. क्या कहता है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. इक्वालिटी बिफोर लॉ कॉमन लॉ, हर कोई फॉलो करता है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया था. इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट कोर्ट के सामने, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, विच मीन्स इफ सर्कमस्टांसेस आर नॉट इक्वल तो देन इन दैट केस ट्रीटमेंट शुड बी अनइक्वली. सिंपल सी बात है. इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है? कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो फेवरेटिज्म, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ. बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि इफ यू वांट टू गिव सिक्योरिटी, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट, तो in that case protection should be done in equal circumstances. If circumstances are not equal, then in that case treatment should be unequally.
क्योंकि इंडिया में एक चीज़ याद रखना, वी ऑल आर नॉट इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स, वी ऑल आर नॉट सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, वी आर डिस्क्रिमिनेटेड, आई कैन नॉट से डिस्क्रिमिनेटेड, we are not same in all aspects. That means we are divided. We are divided by gender, we are divided by qualification, we are divided by geographical territories, Maharashtra, Gujarat, we are divided by IPL teams, right? We are divided by age, we are divided by occupation, we are divided by religion, we are divided by caste. भाई एक चीज़ नहीं है, हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी इतनी बड़ी है ना कि ख़त्म ही नहीं होती, मतलब डिवीज़न नेवर एंडिंग है ये, और कुछ नहीं समझता तो हम हमारे डिविजन्स क्रिएट कर लेते हैं फिर। सो इसीलिए इस देश में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है, और अगर कोई भी एक जैसा नहीं है तो ट्रीटमेंट भी एक जैसा कैसे मिलेगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल टू ट्रीट इक्वली टू डिफरेंट पीपल? इनफैक्ट यू नो, आपको पता है कि इफ़ वी ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली, दैट इज़ रॉन्ग, and if we treat unequals equally, that is also wrong. तो सर क्या करने का ऐसे केसेस में? क्या करने का सर? अगर treating unequals with equal rights is wrong and treating equals with unequal rights is also wrong, तो ऐसे केस में क्या करने का? ऐसे केस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का, ऐसे केसेस में क्लासिफिकेशन करने का। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट बोला। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? कि मैं तुम्हें टेस्ट ऑफ वैलिड क्लासिफिकेशन देता हूँ ना, मैं तुम्हें टेस्ट ऑफ वैलिड क्लासिफिकेशन देता हूँ। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट वैलिड क्लासिफिकेशन, परमिसेबल क्लासिफिकेशन की दो कंडीशंस देता है। कौन सी दो कंडीशंस? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। वो क्या बोलता है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बोलता है कि डिस्टिंग्विश थिंग्स विच आर ग्रुप टुगेदर, डिस्टिंग्विश अनकॉमन थिंग्स विच आर ग्रुप टुगेदर, डिस्टिंग्विश अनकॉमन पीपल विच आर ग्रुप टुगेदर। कैसे डिस्टिंग्विश करें? लॉ बनाओ, कानून बना के उनको अलग करो, कानून बना के उनको सेपरेट कर दो, और कानून में जो पर्पस तुम लिखने वाले हो और जिस पर्पस के लिए तुम उनको अलग कर रहे हो, उन दोनों के बीच में नेक्सस मतलब कनेक्शन होना चाहिए। द पर्पस फॉर विच द लॉ इज मेड एंड द पर्पस फॉर विच द क्लासिफिकेशन इज डन, देयर शुड बी नेक्सस बिटवीन द बोथ। इन दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए, तब जाके उसे क्लासिफिकेशन माना जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, राइट? जैसे बॉम्बे में लोकल ट्रेन में लेडीज़ कोच के लिए, एक स्त्रियान साठी के लिए एक अलग एक कोच है, तो इज़ दिस अ डिस्क्रिमिनेशन विद मेन बिकॉज दे डोंट हैव अ सेपरेट डब्बा, दे डोंट हैव अ सेपरेट कोच? तो क्या ये सर डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं। ST SC OBC के रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं। बिजनेस क्लास और अपना डोमेस्टिक क्लास जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं। ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशंस है, इन सबको क्लासिफिकेशन में सर कोई मैथमेटिकल फार्मूला लगाना ज़रूरी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करना ज़रूरी है? नहीं। अरे तुमको पता है इनफैक्ट एक अकेला इंसान खुद में क्लास बन सकता है, इवन अ सिंगल पर्सन इज क्लास बाय हिमसेल्फ। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 140 करोड़ लोग इस देश के एक साइड, प्रेसिडेंट एक साइड, क्लासिफिकेशन। बट सर व्हाट इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लासिफिकेशन मेड बाय द स्टेट? व्हाट इफ अगर मुझे लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है क्लासिफिकेशन के नाम पे, डू हैव अ राइट टू चैलेंज इट? आंसर इज यस। तुम्हें अगर लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्लासिफिकेशन के नाम पे, चैलेंज करो, कोर्ट लेकर जाओ मैटर को, एंड देन अगर हुआ तो फिर उस क्लासिफिकेशन को जो डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे हो रहा है उसको बंद कर देंगे। सो बेसिकली स्कोप जो मैं बता रहा था इतनी देर से, ये सारी पॉइंट स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 में कवर होती है। ये इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा तो ये आ सकता है। स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 के आंसर से अलग है, तो उस चीज़ में ध्यान देना, राइट? आर्टिकल 15 सिंपल सा आर्टिकल है जो बोलता है कि आर्टिकल 15 याद रखना, पिक्चर भी आई थी, मूवी भी आई थी, आयुष्मान खुराना, सिटीजन को ही अप्लाई होता है सिर्फ। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। इनमें से किसी भी बेसिस पे सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) दो चीज़ों की बात करता है, एक एक्सेस टू शॉप और दूसरा यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड एनी प्लेस विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट, जो पब्लिक के लिए बनाई गई है। 15(3) है जो दो लोगों की बात करता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन। 15(4) है जो 3 लोगों की बात करता है, SC ST OBC।
बराबर। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट। अब 15, 5 और 6 भी ऐड कर दिया गया। 15, 5 और 6 हम लोग रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी वो कर चुके हैं। 15, 5 और 6 के अंदर जो है वो एडमिशन को लेकर, कॉलेज एडमिशन को लेकर बातें हो रही है। 15 जो 6 है वो 103rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिया गया स्कूल कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर, जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन रखेगा। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। याद रखना आर्टिकल 16 भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है, टू ऑल द सिटीजन्स। आर्टिकल 16 में 3 चीज़ों का एक्सेप्शन है। पहला, पार्लियामेंट चाहे तो 16(3) के हिसाब से एक प्रायर क्वालिफिकेशन रख सकता है, उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। 16(4) कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो फिर अपॉइंटमेंट इन पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए रिजर्वेशन रख सकता है। और 16(5) अगर चाहे तो वो बोल रहा है कि वो लॉ इनवैलिड नहीं है, दैट लॉ इज नॉट इनवैलिड विच सेज दैट एनी ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजन शुड बी पजेस्ड बाय अ पर्सन हु प्रोफेस दैट रिलीजन। अर्थात अगर कोई रिलीजन को लेकर ऑफिस है, जैसे मुस्लिम्स के केस में शरिया कम्युनिटी की एक खुद की ऑफिस है, सुन्नी कम्युनिटी की एक ऑफिस है, हिंदू समाज में खुद की बनाए हुए इनके ट्रस्ट है, तो अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट, उनका मेमोरेंडम कहता है कि इस ऑफिस का मेंबर वही बनेगा जो सुन्नी मुस्लिम है, या इस ऑफिस का मेंबर वही बनेगा जो हिंदू है, तो क्या उस बनाए हुए मेमोरेंडम, क्या वो बनाए हुए रूल्स इनवैलिड है? आंसर इज नो, वो इनवैलिड नहीं है। दैट लॉ इज नॉट इनवैलिड। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अ लॉ शैल नॉट बी इनवैलिड इफ इट प्रोवाइड्स। समझा? तो वो लॉ इनवैलिड नहीं है। 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी और सोशल इंस्टिगेशन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं बॉस। अनटचेबिलिटी, सोशल बॉयकॉट सेम नहीं है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को ही संभालता है, सोशल बॉयकॉट से उसका कोई लेना देना नहीं है। राइट, सो बेसिकली सोशल बॉयकॉट आज भी प्रैक्टिस होता है, बट वो आर्टिकल 17 में फॉल नहीं होता। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। कंट्री के फॉर्मेशन के पहले, कंट्री बनने के पहले जो टाइटल्स दिए जाते थे वो इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उन टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया। सिर्फ वही टाइटल्स वैलिड होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, सिर्फ वही टाइटल्स वैलिड होंगे जो आपको स्टेट गवर्नमेंट देगा। वो सारे टाइटल्स जो आपको फॉरेन गवर्नमेंट अगर देने की कोशिश कर रही है तो आप नहीं ले सकते। अगर आप सिटीजन हो और अगर आपको फॉरेन गवर्नमेंट कोई टाइटल देने की कोशिश कर रही है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप नॉन सिटीजन हो और इंडिया में कमाते हो, आपका प्लेस ऑफ प्रॉफिट इंडिया में है, और अगर आपको फॉरेन गवर्नमेंट कोई टाइटल दे रही है, वो टाइटल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के। किसके अप्रूवल के? बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के। राइट, फिर ये था हमारा आर्टिकल 18। अब आर्टिकल 19 लिबर्टी, फ्रीडम रिलेटेड बात करता है। 19, 20, 21, 22 आर्टिकल 19 से 22 है वो फ्रीडम की बात करता है। 23, 24 जो है वो एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। 25 से 28 जो है वो रिलीजियन की बात करता है। और 29, 30 जो है वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, मतलब माइनॉरिटीज़ की बात करता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? भले ही मैं फ्लो में जा रहा हूँ, बट ये चीज़ें तुम CSET में भी पढ़ चुके हो, ये चीज़ें तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुकी होंगी। ये हमारा एक रैपिड और सुपर फास्ट रिवीजन है, तो इस चक्कर में कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। फटाफट समझते जाओ। आर्टिकल 19 राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 19(1) टोटल आपको कितनी चीज़ों की गारंटी देता है? टोटल आपको 6 चीज़ों की गारंटी देता है। आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू इंडिया 6 फ्रीडम्स। 6 फ्रीडम्स कौन से? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peacefully without arms, form your own association and union, travel in any part of the country, reside in any part of the country, you can carry your own trade, business or occupation, or practice your own profession। बराबर। बट क्या ये सारे फ्रीडम्स एब्सोल्यूट है? नहीं, ये सारे फ्रीडम्स सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे? लॉ बना के। क्या गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? ना, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू ही ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है ए से लेकर जी में, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए। राइट, रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19(2) से लेकर आर्टिकल 19(6) में दिए हुए हैं। बराबर। आर्टिकल 19(1) स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इंस्टीट्यूट ने इसको एग्जाम में पूछा था, बट रिस्ट्रिक्शन पार्ट एग्जाम में पूछा था, ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया। फिर नीचे अपना
यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन एसोसिएशन भी एग्जाम में पूछा था। आर्टिकल 19(1) बोलते हैं कि यू हैव फ्रीडम टू मेक गुड स्पीच, बैड स्पीच, इन फैक्ट यू हैव फ्रीडम नॉट टू स्पीक इन। मत बात करो वो भी चलेगा, अच्छा बोलो, क्रिटिसाइज करो वो भी चलेगा, बट अब जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर होना चाहिए, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को बाहर नहीं करना चाहिए। अब देखो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कोई लाइन नहीं है कि इसके बाहर नहीं जा सकते, अभी वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि यू एक्सप्रेस, you have all the liberty to express, however your expression should not affect the country's sovereignty or integrity. Your expression should not affect the security of the country. Your expression should not affect the friendly relations of India with foreign countries. Your expression should not affect any public order issued by the government. Your expression should not affect decency and morality. Your expression should not amount to contempt of court. Your expression should not amount to defamation. Your expression should not amount to incitement to any offense. बोलो, बट ऐसा कुछ मत बोलो कि इन सारी चीज़ों का होना चालू हो जाए। So basically you have right to express but subject to certain limitations, right? Reasonable restrictions. Freedom of assembly भी क्या करता है, आपको बोलता है कि you have all the freedom to form an assembly. 5 से 6 लोग आपस में असेंबल गैदर कर सकते हैं, हाँ, बट अगेन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है। अगर कंट्री की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की क्वेश्चन आता है तो फिर उस केस में आपको रोका जाएगा। पब्लिक ऑर्डर है, लॉकडाउन, पब्लिक ऑर्डर, महाराष्ट्र, नो असेंबली टू बी फॉर्म्ड, ऑर्डर पास हो चुका है, तो फिर उस केस में वहाँ पे तुमको ये राइट एक्सरसाइज करने नहीं मिलेगा। एसोसिएशन भी, यू कैन फॉर्म एनी एसोसिएशन, मेक श्योर दैट शुड नॉट बी मेड फॉर इलीगल पर्पस, राइट? It should not be against the morality, should not affect public order, should not affect country's sovereignty and integrity. Again, you have right to move any part of the country provided if there are any general restrictions. अगर कुछ restrictions है किसी एरिया में, कश्मीर जैसे हो गया, सिक्किम के कुछ एरियाज हो गए, तो वहाँ पर अगर मना किया है तो आप नहीं जा सकते। अगर कुछ नक्सलवादी से, नक्सलाइट्स है, अब वहाँ पे जाने से मना किया तो आप नहीं जा सकते, वहाँ पे आप ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जहाँ आप जा नहीं सकते वहाँ आप रह नहीं सकते, तो वहाँ पे रेसिडेंस का भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, राइट? सो वो भी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19(1)(f) जो राइट टू अक्वायर, होल्ड और डिस्पोज प्रॉपर्टी हुआ करता था, तो उसको 44th अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया। इंदिरा गांधी का टाइम था, 1978 की बात है, बहुत फैंटास्टिक केस है इसके पीछे। आर्टिकल 19(1)(g) जो ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की बात करता है, ये एग्जाम में आकर गए, 8 मार्क के लिए इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, राइट? यू हैव ऑल द राइट टू कैरी एनी बिजनेस, कैरी एनी प्रोफेशन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बट अगर किसी प्रोफेशन के लिए लाइसेंस चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए तो वो है तो ही प्रैक्टिस करो। अगर ऐसे ही सारे बिजनेसेस जिसमें गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव मोनोपोली तो तुम वो नहीं कर सकते। ऐसे सारे बिजनेसेस जिसमें गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है वो तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 के बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन डिसंबर 18 में इंस्टीट्यूट ने पूछा था। 21 जिसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट डी फैक्टो लॉज है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, एंड 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट 20 क्लॉज 2 मतलब 22 नहीं, 20 क्लॉज 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपोर्डी। ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछे, तो 20 क्लॉज 3 के अलावा बाकी कुछ नहीं आया। वैसे आर्टिकल 20 क्या करता है, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है किसको, कन्विक्शन को। ये देश इतना महान है कि कन्विक्ट्स को भी प्रोटेक्शन दी जाती है भाई। अगर किसी ने ऑफेंस किया, अगर कोई ऑफेंडर है, स्टिल दैट ऑफेंडर इज प्रोटेक्टेड इन दिस कंट्री। लाइक और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें, ऐसी कोई कंट्री बता दो जहाँ ऑफेंडर्स के लिए भी प्रोटेक्शन हो बॉस, राइट? इतने सारे ऐसे प्रॉपर लॉज, इक्वल लॉज बनाए हो। चलो 21 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात करता है। ये क्या, इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर कोई एक्टिविटी की और वो एक्टिविटी को लेकर कोई कानून नहीं था, तो बाद में अगर कोई कानून बना दिया तो वो कानून क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा? नहीं। अगर एप्लीकेबल किया जा रहा है तो 20 क्लॉज 1 मुझे बचाएगा, 21 क्लॉज मुझे प्रोटेक्ट करेगा। किससे? उन सारे रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस से जो लाए जा रहे हैं।
क्योंकि क्रिमिनल लॉज कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज नहीं हो सकते, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही चेंज होंगे. सो इफ आई कमिटेड एन एक्ट एंड इफ दैट एक्ट वाज नॉट पनिशेबल बिकॉज ऑफ एनी लॉ एंड सब्सिक्वेंटली इफ इट वाज मेड पनिशेबल, देन आई एम नॉट गोइंग टू गेट पनिशमेंट बिकॉज ऑफ दैट न्यू लॉ, बिकॉज दैट न्यू लॉ इज मेड विद अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड नॉट विद अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. नेक्स्ट आता है आपका डबल जेपर्डी. डबल जेपर्डी मीन्स डबल पनिशमेंट. अ पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम एक्ट, राइट? हाउएवर दैट पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड मोर देन वंस बिफोर ही गेट्स पनिशमेंट. पनिशमेंट के पहले पूछताछ कितनी बार भी हो सकती है, बट अगर एक बार पनिशमेंट हो गई तो फिर उसी मुद्दे को लेकर, उसी मैटर को लेकर नो मोर पनिशमेंट, नो मोर प्रोसिक्यूशन. देयरफॉर अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अगेन once he is punished for that particular act. So no prosecution, no punishment अगर वो ऑलरेडी हो चुका है. हाँ, पनिशमेंट नहीं हुई है तो उसके पहले प्रोसिक्यूशन कितनी बार भी हो सकता है. सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब you cannot be called a witness against yourself, you cannot ask to be say something which goes against you. सो ऐसी चीज़ें तुमसे नहीं बुलवाई जाएगी जो तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ हो. बेसिकली तुम्हें तुम्हारे अगेंस्ट विटनेस नहीं बुलाया जाएगा, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा किया जा रहा है तो तुम्हें 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट करेगा. बट तुम्हारे साथ ऐसा होने के लिए 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. पहला, तुम अक्यूज होने चाहिए किसी केस में. दूसरा, तुम्हें विटनेस बनाया जा रहा है, विटनेस बनाने के लिए तुम्हें कंपेल किया जा रहा है. और तीसरा, तुम्हें ऐसा कुछ बोलने को बोला जा रहा है जो तुम्हारे अगेंस्ट ही एविडेंस बना के यूज़ किया जा सकता है. आर्टिकल 21 दिसंबर 18 में 8 मार्क के लिए पूछा था इंस्टीट्यूट ने, राइट? एग्जाम क्वेश्चन है ये. लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21 जो भी है ऑल पर्सन्स पे अप्लाई होता है. आर्टिकल 21 ऑल पर्सन्स पे अप्लाई होता है. आर्टिकल 21 दो चीज़ों में बात करता है, एक पर्सनल लिबर्टी, दूसरा लाइफ. पहले मैं लाइफ से स्टार्ट करता हूँ. लाइफ का मतलब क्या? मतलब कोई तुम्हें मारने आएगा तब चिल्लाओगे 21, आर्टिकल 21 बचाओ बचाओ बचाओ. आर्टिकल 21 जब लाइफ की बात करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइफ का मतलब होता है टू लिव विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. अरे भाई, इस देश में जानवर भी जीने के लिए जीता है, बट क्या डिग्निटी से जीता है? क्या रिस्पेक्ट मिलती है उसको? नहीं. तो इसीलिए इस देश में प्रॉपर डिग्निटी, विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट सर्वाइवल के लिए जो भी सारे राइट्स चाहिए वो लाइफ में कवर होता है. जैसे राइट ऑफ रेप्यूटेशन, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, राइट ऑफ ऑनर किलिंग, राइट मतलब राइट अगेंस्ट ऑनर किलिंग, राइट ऑफ ऑनर किलिंग नहीं, राइट अगेंस्ट ऑनर किलिंग, राइट अगेंस्ट रेप, राइट टू गेट बेल, राइट अगेंस्ट 3rd डिग्री टॉर्चर, राइट ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट ऑफ क्लीन वाटर, राइट. सो ये सारी चीज़ें जो है वो वैराइटीज़ ऑफ राइट्स है जो एक इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी सर्वाइवल के लिए इस देश में उसको वो हक मिलने चाहिए. आर्टिकल 21 का दूसरा पार्ट जो है वो लिबर्टी की बात करता है. पहले इसमें आया था आपका गोपालन केस. पहले एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जहां लिबर्टी को लेकर काफ़ी नैरो डेफिनेशन दिया था, जिसमें बोला गया था कि अगर आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो इट मीन्स आपकी पर्सनल लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट होती है. अगर आपके मूवमेंट को, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते और ये अनरीजनेबली अगर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो इट मीन्स आपका आर्टिकल 21 अफेक्ट हुआ. बट इस डेफिनेशन को और एक गोपालन केस में दी हुई जजमेंट को पूरा ओवर रूल कर दिया जाता है और एक नया डायमेंशन क्रिएट होता है, एक नई डेफिनेशन दी जाती है मेनका गांधी केस के अंदर. जैसे ही मेनका गांधी केस के अंदर एक नया डेफिनेशन दिया जाता है तो पर्सनल लिबर्टी के वायोलेशन को भी अलग से एक्सप्लेन किया जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स आपके सीज हो जाते हैं, अगर ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स कोई, जैसे मेनका गांधी केस में पासपोर्ट उनका सीज किया गया था, तो बिना जस्टिफिकेशन और बिना रीजनेबल पर्पस के अगर आपके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स को सीज कर दिया जाता है तो उसे भी पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन माना जाएगा, उसे भी आर्टिकल 21 का वायोलेशन माना जाएगा, राइट. सो ये मेनका गांधी केस होने के बाद जो ये वेरिएशन लाया था और एक गोपालन केस को इन्होंने क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया और एक नया जजमेंट और एक नई मीनिंग दी थी, राइट. सो ये आर्टिकल 21 है, इसके वापस आने के चांसेस कम है. आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, आप रीड कर सकते हो. आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है. अब आर्टिकल 22 का एप्लीकेबिलिटी थोड़ा सा वियर्ड है. आर्टिकल 22 क्या करता है? आर्टिकल 22 बोलता है कि मैं
सिर्फ सिटीजन पे एप्लीकेबल हूँ ना, मैं जो प्रोटेक्शन दे रहा हूँ क्या सबको, ऑल पर्सन्स को दे रहा हूँ? नहीं। आर्टिकल 22 बोलता है कि आर्टिकल 22 में जो प्रोटेक्शन मिलता है दैट प्रोटेक्शन इज गिवन टू ऑल पर्सन्स अदर देन एलियन एनिमीज and other than persons who are preventively detained under preventive detention law. all persons को मिलेगा प्रोटेक्शन, बट दो कैटेगरीज को छोड़ के, कौन सा? एलियन एनिमीज एंड पर्सन्स हु आर प्रिवेंटिवली डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, इन दोनों को छोड़ के। बट क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? अरेस्ट और डिटेंशन के टाइम पे क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? तुम्हें तुम्हारा चॉइस का लॉयर अपॉइंट करने मिलेगा, तुम्हें टाइम मिलेगा कि तुम इन्फॉर्म कर पाओ कि तुम अरेस्ट हुए हो, तुम्हें अरेस्ट करने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स में लेकर जाएगा एक्सक्लूडिंग टाइम, जहां तुम खुद को डिफेंड कर सकते हो, तुम्हें रीजंस और ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि तुम क्यों अरेस्ट हुए और किस बेसिस पे तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। सो ये कुछ प्रोटेक्शन है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब वेयर यू आर डिटेन्ड, अच्छा तुम्हारे डिटेंशन किया गया बिना ट्रायल के, वेर यू आर डिटेन्ड विदाउट कंडक्टिंग अ ट्रायल। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डन ऑन अ प्रिवेंटिव ग्राउंड्स दैट यू आर लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस एंड सो दैट यू कुड नॉट कमिट दैट ऑफेंस, आप उस ऑफेंस को ना कमिट कर पाओ, इसीलिए तुमको क्या किया, प्रिवेंटिव बेसिस पे डिटेन करके रखा है। अब सवाल उठता है कि सर प्रिवेंटिव डिटेंशन कितने पीरियड के लिए होता है? तो 3 महीने के लिए होता है, और इसको अगर चाहे तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर और भी बड़ा कर सकते हैं, 3 महीने से ज़्यादा कर सकते हैं। 23-24 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं बाबा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कौन से दो? 23 एंड 24 आता है। 23 क्या करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर की बात करता है, ज़बरदस्ती काम करवाना। और 24 जो है वो क्या करता है? वो चाइल्ड लेबर की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, 25 से 28 राइट ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 25 बोलता है कि जिसको जो रिलीजन प्रैक्टिस करना इस देश में करो। अरे ब्यूटी देखो हमारे कंट्री की, सेक्युलर होने के पीछे का फायदा देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने किसी भी रिलीजन में बर्थ लिया हो, अगर आपको कोई और रिलीजन प्रोफेस करना है, अगर आपको कोई और रिलीजन प्रैक्टिस करना है, करो, कोई मना नहीं है आपको, और इसका हक है तुम्हारे पास जो 25 में लिखा हुआ है, राइट। हाँ, किसी को फोर्स मत करो रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, किसी पे कोई कंपल्शन मत डालो, कोई लालच मत दो तुम किसी को, राइट। अगर आपको अपना रिलीजन फॉलो करना है कोई दिक्कत नहीं, कोई और रिलीजन फॉलो करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 26 ये जितने भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हैं इनको भी तक राइट्स देकर रखा है। ये जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है इनको बोला है तुम खुद से खुद को मैनेज करो, तुम खुद से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करो, तुम खुद से कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम खुद से किसी के ऊपर केस करो, तुम सारी चीज़ें खुद से करो, तुम्हारे अफेयर्स तुम खुद देखो, गवर्नमेंट तक इंटरफेयर नहीं करेगा तुम्हारे मैटर्स में। 27 कहता है कि तुम मान लो कोई मंदिर बनाने के लिए मैंने अगर कोई खर्चा किया तो उस खर्चे के अगेंस्ट जहाँ से इनकम आई थी, अभी खर्चा किया तो पैसा कहाँ से आया होगा ना, तो जहाँ से भी वो इनकम आया था, जहाँ से वो सोर्स आया था, उस इनकम पे टैक्स एग्जेम्प्टेड, मतलब वॉट एवर एक्सपेंडिचर आई हैव मेड टू प्रमोट एनी रिलीजन और एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, उस एक्सपेंडिचर के पीछे का जो भी इनकम था उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 क्या कहता है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और वहाँ पर अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या रिलीजियस वर्शिप कंडक्ट हो रहे हैं तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप अटेंड करना मेरा हक है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बट इसमें एक रूल है और फिर उसका एक एक्सेप्शन है। रूल क्या है कि अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है, जो गवर्नमेंट फंडेड है, वहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चिल्ला के बोल रहा है कि मैं सेक्युलर, मैं सेक्युलर, मैं सेक्युलर, तो उसके बनाए हुए स्कूल कॉलेजेस भी सेक्युलर, बराबर, तो इसीलिए वहाँ पर नहीं चलेगा। बट अगर कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है जो किसी ट्रस्ट ने बनाया है, किसी रिलीजियस ट्रस्ट ने बनाया है, तो वहाँ पर अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शंस वहाँ के मेंबर्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को अटेंड करने, तो क्या वो कर सकते हैं? आंसर इज येस, वो कर सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 28। आर्टिकल 29-30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। माइनॉरिटी का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में माइनॉरिटी को डिफाइन किया था।
सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज और रिलीजन और देयर ओन कल्चर एंड इफ दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज लेस देन 50% इन टोटल पॉपुलेशन, अगर वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसकी खुद की लैंग्वेज या रिलीजन है और अगर वो टोटल पॉपुलेशन में 50% से कम है तो उन्हें माइनॉरिटी समझा जाएगा। इस देश में माइनॉरिटी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हालांकि लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो, दोनों को हक बराबर के दिए हुए हैं। आर्टिकल 29 बोलता है कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, उनका अगर कोई रिलीजन है परफॉर्म करने दो, उनकी कोई भाषा है बोलने दो, उनके कोई ट्रेडिशन से प्रैक्टिस करने दो, उनके कोई फेस्टिवल से सेलिब्रेट करने दो। आर्टिकल 30 जो है उन्हें और एक चांस देता है, उन्हें और एक हक देता है। वो क्या है कि अरे ए माइनॉरिटीज, तुम्हें तुम्हारा स्कूल कॉलेज खोलना है तुम्हारे लोगों के लिए, खोलो। तुम्हें उन स्कूल कॉलेजेस को मैनेज करना है, करो। तुम्हें उन स्कूल कॉलेजेस में गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए, ले लो, अप्लाई करो, और गवर्नमेंट उन फंडिंग में देने में तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। आर्टिकल 31 राइट ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर है। इंस्टीट्यूट ने उसमें 31 ABC करके ऐड करके रखा है, छोटे से सेक्शन से तुम रीड कर सकते हो। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। जब आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट होंगे तो उन फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए आप रिट पिटीशन फाइल करते हो आर्टिकल 32 में, जो 5 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टारियो, को वारंटो। उसमें से को वारंटो एग्जाम में पूछ चुके हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस या सर्शूरियो, इनमें से किसी के भी आने के चांसेस है, राइट। हेबियस कॉर्पस और ये सब चीज़ें क्या होता है हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे, और कुछ जनरल प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन के फिर वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जहाँ जितना भी आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक मैंने एक्सप्लेन किया एक बार फटाफट देख लो और फिर रिट से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिट्स में पहला रिट है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस का भी इशू होता है जनरली जब आर्टिकल 21, 22 का वायोलेशन हो, जब आपकी पर्सनल लिबर्टी को कोई पब्लिक ऑफिसर बिना किसी रीज़न के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के डिटेन करे या आपकी पब्लिक लिबर्टी को कन्फाइन करे, तो फिर वहाँ पर हम लोग हेबियस कॉर्पस फाइल करके या पिटीशन फाइल करके, जहाँ पर कोर्ट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू करेगा, और फिर उस केस में उस पब्लिक अथॉरिटी से पूछा जाएगा कि किस बेसिस पे, किस अथॉरिटी से आपने उसकी लिबर्टी को डिटेन किया है। उस पब्लिक अथॉरिटी को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि किस ग्राउंड्स पे आपकी लिबर्टी को उसने डिटेन किया है। अगर उसके जस्टिफिकेशंस वैलिड नहीं निकलता है तो इमीडिएटली रिलीज़ का, इमीडिएटली डिस्चार्ज का ऑर्डर इशू किया जाता है। मैं काफ़ी शॉर्ट में हेबियस कॉर्पस, मैंडमस और इन सब का मतलब बताऊंगा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये सारे रिट्स आपने ईईटी में भी अच्छे से पढ़े थे और इसको आपका अच्छा खासा आपको इसका चीज़ का नॉलेज है। नेक्स्ट मैंडमस क्या होता है? मैंडमस का मतलब होता है वीक कमांड। मैंडमस रिट बेसिकली तब इशू होता है कि जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी अगर दिए हुए काम को, जो लॉफुली उन्हें काम एक्सरसाइज करना है, जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है अपने काम को डिस्चार्ज करना, जब वो अपना काम बराबर नहीं करते या करने से मना करते हैं, तो फिर हम लोग रिट ऑफ मैंडमस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके उस कंसर्न अथॉरिटी से जो लॉ के हिसाब से उसे काम करना था वो हम उससे करवा सकते हैं। सो बेसिकली हायर अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड इशू करेगा उस पब्लिक ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर को कि जब ये आपको काम करना है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं या आप क्यों करने से मना कर रहे हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना कि मैंडमस जो है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट काम नहीं आता, मैंडमस जो है वो गवर्नर के अगेंस्ट काम नहीं आता, मैंडमस जो है वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी काम नहीं आता। मैंडमस के बाद आता है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप। अब प्रोहिबिशन और सर्टैरियो या सर्शूरियो, जो भी बोलना आपको बोलो, हर किसी का अपना तरीका है इसको बोलने का, इसका प्रोनाउंसिएशन हर इंसान अपने अपने हिसाब से बोलता है। तो एक काम करते हैं, सर्टैरियो करके बोलते हैं उसको, या सर्शूरियो बोलता है, चलो कोई नहीं। प्रोहिबिशन और सर्शूरियो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्शूरियो, ये जो दोनों रिट्स हैं जनरली एक इंग्लिश प्रोवर्ब पे डिफाइन करता है जो था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंशन इज अ प्रोहिबिशन पार्ट, सर्टैरियो इज अ क्योर पार्ट। दोनों रिट्स में कॉमन चीज़ क्या है कि ये दोनों रिट्स जुडिशियल अथॉरिटीज़, जुडिशियल ऑफिसर्स, नॉन जुडिशियल अथॉरिटीज़, ट्रिब्यूनल्स, मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स, इन सब के ऊपर अप्लाई होता है। इन शॉर्ट जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ है इनके ऊपर प्रोहिबिशन और सर्टैरियो अप्लाई होता है। अब
इनमें से मतलब इन जुडिशियल अथॉरिटीज़ में से अगर कोई भी अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाने की कोशिश करता है तो हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन से उसको रोकते हैं। बट अगर कोई जुडिशियल अथॉरिटी अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर चले गया है और डिसीजन दे दिया है तो फिर उस केस में रिट ऑफ सर्टारियो यूज करके उसके डिसीजन को हम कैंसिल मतलब क्वैश करवा सकते हैं। सो प्रोहिबिशन इज टू स्टॉप द जुडिशियल अथॉरिटी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन बियॉन्ड देयर लिमिट्स, and certario is to quash the decision which is given by the judicial authority by exercising the jurisdiction which is not vested to them, right? So certario रोकने का काम करता है, मतलब सॉरी प्रोहिबिशन रोकने का काम करता है, प्रोहिबिशन रोकने का काम करता है और सर्टारियो जो है उसके डिसीजन को क्वैश कर देता है, राइट? फिर आता है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट वारंट। ये जनरली तब काम आता है जब कोई पब्लिक ऑफिस हो, ऐसा कोई ऑफिस जिसमें सब्सटैंशियल पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और वहाँ पे बैठा हुआ ऑफिसर के पास भले ही पहले लीगल पोजीशन था बट बाद में उसके पास हो सकता है कि वो लीगल पोजीशन उसके ट्रांसफ़र की वजह से अब इलीगल हो गया हो, तो इसीलिए उसको अगर कहा गया कि आप ये जगह छोड़ के जाइए क्योंकि आपके पास पहले लीगल एंटाइटलमेंट था इस ऑफिस को लेकर बट अब इस पब्लिक ऑफिस को लेकर आपके पास कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, तो इसीलिए आप छोड़ दीजिए, उस ऑफिस को वैकेट कर दीजिए, उस ऑफिस को खाली कर दीजिए। बट अगर वो करने से मना करता है, अगर वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ के जा रहा, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में रिट ऑफ को वारंटो काम आएगा। रिट ऑफ को वारंटो इशू करके हम उसको पूछेंगे कि किस अथॉरिटी से आप वहाँ बैठे हो, किस अथॉरिटी से आपने वहाँ पर ऐसा कुछ करने की, किस अथॉरिटी से बेसिकली आप उस ऑफिस को होल्ड करके बैठे हो। अगर उसके जस्टिफिकेशन वैलिड नहीं निकले तो को वारंटो के बेसिस पे उसको वहाँ से वेकेट करवाया जा सकता है। ये था रिट ऑफ को वारंटो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे तुमसे डिस्कस करनी है। जैसे सबसे पहले आता है IJS, इंडियन जुडिशल सिस्टम। अब इंडियन जुडिशल सिस्टम, अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करूं या मैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड की बात करूं, भारत के संविधान को बनाने के पहले का जुडिशरी सिस्टम कैसा था, तो कंट्री के संविधान को बनाने के पहले कंट्री का जुडिशरी सिस्टम बेसिकली सबसे पहले प्रिवी काउंसिल हुआ करता था। प्रिवी काउंसिल के बाद फेडरल कोर्ट्स आते थे। प्रिवी काउंसिल वॉज द हाईएस्ट बॉडी फॉलोड बाय फेडरल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन। बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट्स इन दोनों के पावर्स और जुरिस्डिक्शन को कंबाइन करके सुप्रीम कोर्ट को दे दिया और सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स बॉडी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया था, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पहले होता ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हाई कोर्ट एग्जिस्ट करते थे, बॉम्बे इंपीरियल कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ कैलकट, ये सारी चीज़ें रहती थी। बट जब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पहले था क्या, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट्स। देन आता है आपको हाई कोर्ट, और वही हाई कोर्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी रहा और अलग अलग स्टेट्स में बना दिए गए। फिर हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर डिफरेंशिएट होता है सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स में। क्रिमिनल कोर्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं हम उसे सेशन कोर्ट्स कहते हैं, और सिविल कोर्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं हम उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कहते हैं, राइट। फिर आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो ये है कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। ये क्या है सर? अब अगर आप शेड्यूल, ये है शेड्यूल 7, तो अगर आप शेड्यूल 7 देखते हो तो शेड्यूल 7 बताता है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में लगभग 97 मैटर्स है, लिस्ट 2 में लगभग 63-61 मैटर्स है, एंड लिस्ट 3 में लगभग 47 मैटर्स है। लिस्ट 1 में जो भी मैटर्स है उन मैटर्स पे लॉ बनाने का काम यूनियन पार्लियामेंट का है। लिस्ट 2 में जो भी मैटर्स है उन मैटर्स पे लॉ बनाने का काम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है, और लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स है उन मैटर्स पे लॉ बनाने का काम यूनियन पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है। क्या दोनों गवर्नमेंट्स सेम मैटर पे लॉ बना सकती है? हाँ। क्या दोनों गवर्नमेंट्स कॉन्करेंट लिस्ट के सेम मैटर्स पे लॉ बना सकती है? यस। क्या दोनों गवर्नमेंट्स के लॉ इक्वली अपने अपने हिसाब से प्रिवेल करेंगे? हाँ। बट व्हाट इफ अगर सेंटर का बनाया हुआ लॉ लिस्ट 3 के मैटर पे और स्टेट का बनाया हुआ लॉ लिस्ट 3 के मैटर पे, सेम मैटर पे अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लॉ मेड बाय द सेंटर ऑन लिस्ट 3 मैटर्स एंड लॉ मेड बाय द स्टेट ऑन लिस्ट 3 मैटर्स कॉन्ट्राडिक्ट्स विद ईच अदर। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो क्या? तो फिर उस केस में लॉ मेड बाय सेंटर इज गोइंग टू प्रिवेल।
सेंटर प्रिवेल करेगा। तो सर फिर इस हिसाब से दोनों को पावर देने की ज़रूरत ही नहीं थी, या फिर स्टेट को पावर क्यों ही दिया? अगर प्रिवेल सेंटर का ही करने वाला तो स्टेट को क्यों पावर दिया? स्टेट गवर्नमेंट को पावर देने का मतलब ही नहीं था। इसका एक एक्सेप्शन डाल दिया। क्या एक्सेप्शन डाल दिया? कि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट जाके प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेता है कि सर हमारे स्टेट के कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस अलग है और हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में हमारा बनाया हुआ लॉ प्रिवेल करे एज कम्पेयर टू सेंटर के लॉ में, तो फिर उस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट अगर अप्रूवल दे देता है, प्रेसिडेंट अगर अपना कंसेंट दे देता है, प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने से उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ जो लॉ रहेगा वो प्रिवेल करेगा सेंटर के कंपेयर में। सेंटर के बनाए हुए लॉ के अगेंस्ट स्टेट का प्रिवेल करेगा सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। समझा? तो ये था आपका पूरा का पूरा। फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है लिस्ट 1, सेकेंड पॉइंट लिस्ट 2, थर्ड पॉइंट लिस्ट 3, फिर दोनों लॉ बना सकते हैं वो वाला पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी पावर्स क्या होता है? रेसिड्यूरी पावर्स हम लोग ने बेसिकली यूनिटरी साइड से लिया था। रेसिड्यूरी पावर्स मतलब वो सारे पावर्स जो लिस्ट 1, लिस्ट 2, 3 में नहीं है, और वो रेसिड्यूरी पावर्स किसको दिए गए हैं? वो दिए गए हैं बेसिकली सेंटर को, यूनियन पार्लियामेंट को। यूनियन पार्लियामेंट ये रेसिड्यूरी पावर्स पे लॉ बना सकता है। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुम लोगों से, ये तो पता है कि लिस्ट 1 मैटर्स में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, लिस्ट 2 मैटर में सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट 5 एक्सेप्शनल केसेस है, 5 एक्सेप्शनल केसेस है जिन 5 एक्सेप्शनल केसेस में सेंटर इंटरफेयर कर सकता है लिस्ट 2 मैटर्स में। सेंटर इंटरफेयर कर सकता है लिस्ट 2 मैटर्स में। कौन से 5 एक्सेप्शनल केसेस में? सो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट। वैसे ये तुमको मैं पूछने वाला था, I was expecting you people to write down this answer in the chat box or find me somewhere on the social media and मुझे बताओ कि उसका आंसर क्या है, बट खैर पहले ही मैंने तुमसे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ के रखे, जाने देते हैं। पहला नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया तो, चौथा अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंटर को तो सेंटर इंटरफेयर करके लॉ बना सकता है, एंड पांचवा अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी अग्रीमेंट साइन करनी है तो इन 5 केसेस में सेंटर चाहे तो स्टेट के मामले में इंटरफेयर कर सकता है। नेशनल इंटरेस्ट, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, लेजिस्लेशन फॉर एनफोर्सिंग एनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ट्रीटी, कन्वेंशन। राइट, ये 5 ऐसे केसेस हैं जिन 5 केसेस में सेंटर अगर चाहे तो स्टेट के मामले में इंटरफेयर कर सकता है। प्लीनरी पावर्स का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर्स, पावर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, पावर विदाउट एनी लिमिटेशंस, उसको कहते हैं प्लीनरी पावर्स। क्या इंडिया के पार्लियामेंट के पास प्लीनरी पावर है? यस। क्या इंडिया के पार्लियामेंट के पास जो पावर है उस हिसाब से क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोनों से लॉ बना सकते हैं? यस, वो दोनों इफेक्ट से लॉ बना सकते हैं, उसे प्लीनरी पावर कहते हैं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में सिखाया जाता है कि द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी लॉ इज टू रीड द लॉ फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। किसी भी कानून को या कानून के प्रोविजन को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको आप स्टार्ट से पढ़ के एंड तक पढ़ो, बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ आधे में छोड़ रहे हो या आधे में स्टार्ट कर रहे हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका हारमोनियसली इंटरप्रिटेशन प्रोसेस चल रहा था उसमें हो सकता है कि कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट हो सकता है उसमें कोई रुकावट आए, हो सकता है उसमें कोई एरर आए, हो सकता है आपका इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम आए अगर आप कोई चीज़ आधे में छोड़ देते हो या आधे से स्टार्ट करते हो। इसीलिए बेस्ट तरीका ये है कि आपके जो समझने का तरीका है 2 अलग अलग लॉस को या 2 अलग लॉस के प्रोविजंस को, तो वो आप स्टार्ट से एंड तक साथ में पढ़ें, तो इसीलिए हो सकता है कि आपका इंटरप्रिटेशन इशू अराइज ना हो। राइट, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पूरा शेड्यूल 7 को लेकर ही बनाया गया है। पिथ का मतलब होता है हेडिंग, सब्सटेंस का मतलब होता है कंटेंट, तो जो इसके अंदर फॉल होता है आइटम्स जिसे कह सकते हैं। जैसे लिस्ट 1 इज़ अ पिथ, उसमें 97 मैटर्स जो है वो उसका कंटेंट, उसके आइटम्स। लिस्ट 2 इज़ अ पिथ, उसमें 61 63 मैटर्स जो है वो उसके आइटम्स। लिस्ट 3 इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट, उसके अंदर जो 47 मैटर्स है वो उसके आइटम्स हैं। राइट, सो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 जो है ये यूज़ होता है पिथ एंड सब्सटेंस, या मैं ऐसा बोलूँ ये रूल डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यूज़ होता है वो लिस्ट 1, 2, 3 समझने के लिए, शेड्यूल 7 समझने के लिए। वैसे पिथ एंड सब्सटेंस इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2nd या 3rd क्वेश्चन पूछा था, एक केस स्टडी के फॉर्म में पूछा था कि अगर स्टेट सेंटर के मामले में इंटरफेयर कर रहा है
स्टेट सेंटर के मामले में इंटरफेयर करके कोई कानून बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पिथ एंड सब्सटेंस रूल अप्लाई करके फाइंड आउट करो कि जो स्टेट करने की कोशिश कर रहा है क्या वो राइट है, क्या वो स्टेट कर सकता है क्या। तो वो पिथ एंड सब्सटेंस में हम लोग बेसिकली वहाँ पे काम आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की रेलवेज, फिर वो किसी भी तरीके की रेलवे हो, वो मतलब इन शॉर्ट अगर वो प्राइवेटाइज नहीं की हो, मेट्रो वगैरह ना हो, बट अगर बेयर ट्रैक्स पे जो कॉन्सेप्ट है जो पुराने ज़माने से हम लोग ने स्टार्ट करके रखा है, लोकल रेलवेज ऑफ बॉम्बे की, वो सब सेंटर के हाथ में है। तो अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉम्बे की लोकल लाइन को, लोकल रेलवेज को लेकर अगर कोई डिसीजन लेता है, तो क्या हम ऐसा समझे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेंटर के मामलों में इंटरफेयर कर रहा है? आंसर इज यस। तो क्या वहाँ पिथ एंड सब्सटेंस काम आएगा? यस, वहाँ काम आएगा। कलरेबल लेजिस्लेशन कहता है कि जो चीज़ तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते वो चीज़ तुम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। एनीथिंग विच यू कैनॉट डू डायरेक्टली यू कैनॉट ऑल्सो डू दैट पर्टिकुलर थिंग इनडायरेक्टली। सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो ये भी अलाउड नहीं है। मतलब कंक्लूजन मेरा कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ आपको डायरेक्टली करने से मना किया गया है तो वो इनडायरेक्टली करने का क्वेश्चन ही नहीं आता है। कलरेबल लेजिस्लेशन बेसिकली ऐसा डॉक्ट्राइन है जब कोई भी अथॉरिटी अपने पावर्स को छोड़ के, अपनी एरिया को छोड़ के किसी और की एरिया में, किसी और के पावर में इंटरफेयर करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो कलरेबल लेजिस्लेशन यूज़ करके हम उसे रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कलरेबल लेजिस्लेशन रूल को यूज़ करके उनको ये दिखा सकता है कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हो ये आप नहीं कर सकते, ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। जैसे गवर्नमेंट का जजेस को अपॉइंट करना, इंडिया की गवर्नमेंट जजेस को अपॉइंट नहीं करती है, तो कल को मान लो अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिसीजन पास करती है कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस की नॉमिनेशन गवर्नमेंट देखेगी, तो क्या वो इनडायरेक्टली ऐसे किसी मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है? आंसर इज यस। तो वहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन यूज करके उनको रोका जा सकता है? यस, उनको डॉक्ट्राइन यूज करके रोका जा सकता है, राइट। फिर आता है आपका सबसे काम का टॉपिक, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको भी पता है कि क्या है, कि जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन सब पे लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट असेंबलीज करेगी। यूनियन टेरिटरीज जनरली सेंटर के कंट्रोल में होती है, अगर नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो प्रेसिडेंट को चलाने के लिए दिया जा सकता है। आर्टिकल 239 प्रोवाइड्स says otherwise provided by the parliament by law, even union territory shall be administered by the president acting to such extent, right? So easy वाला टॉपिक रीड कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पास करने का पावर और गवर्नर का ऑर्डिनेंस पास करने का पावर। आर्टिकल 123 एंड 213 प्रेसिडेंट मेकिंग पावर जो है वो 123 में आता है। गवर्नर मेकिंग, जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस बनाने का पावर है वो 123 में आता है, और जो गवर्नर का ऑर्डिनेंस बनाने का पावर है वो 213 में आता है। दोनों पावर्स एक कॉमन चीज़ में एक्सरसाइज होता है, और वो क्या है कि इंडिया का पार्लियामेंट अगर इनएक्टिव है, इंडिया का पार्लियामेंट अगर एक्टिव नहीं है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला हुआ पावर है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। सिमिलरली अगर किसी स्टेट में, अगर स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है, और अगर उस स्टेट में कोई इमरजेंसी आया है, तो उस इमरजेंसी को डील करने के लिए गवर्नर के पास एक पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 213 के थ्रू, जहाँ पर गवर्नर अगर चाहे तो ऑर्डिनेंस पास करके उस इमरजेंसी के साथ डील कर सकता है, बराबर। जहाँ ये जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे होगा, जो गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करेगा वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे होगा। जो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करेगा उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट की रीअसेंबली के 6 हफ्ते के अंदर, विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, उस ऑर्डिनेंस को हम पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। सेम यहाँ पर भी गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस पास किया, स्टेट असेंबली के रीअसेंबली होने के 6 हफ्ते के अंदर उसको हम लेकर आएंगे, और फिर यहाँ पे स्टेट असेंबली डिसाइड करेगा कि गवर्नर के पास की ऑर्डिनेंस के साथ क्या करना है, और वहाँ पर यूनियन पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट ने पास की ऑर्डिनेंस के साथ क्या करना है। प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस पास होगा वो 4 मैटर्स को लेकर हो सकता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मिलिट्री। वेरस गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस पास होगा वो 3 मैटर्स को लेकर हो सकता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बट नॉट मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री सेंटर के हाथ में। प्लस गवर्नर जो ऑर्डिनेंस पास करेगा उसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, बट प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के लिए प्रेसिडेंट ही काफ़ी है, उसमें किसी और का अप्रूवल नहीं चाहिए। दोनों जगह पे जो ऑर्डिनेंस पास करेंगे उनकी वैलिडिटी 6 मंथ 6 वीक्स होती है। ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट इफ not brought into parliament or parliament does not do anything with the
ऑर्डिनेंस पास बाय द प्रेसिडेंट, तो उस केस में उसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिकली 6 महीने 6 हफ्ते के बाद वो खुद ब खुद वॉइड हो जाएगा। सिमिलरली गवर्नर ने पास किया वो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 मंथ 6 वीक्स होती है। प्लस गवर्नर जो ऑर्डिनेंस पास करेगा, अगर वो ऑर्डिनेंस ऑलरेडी पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ना कि लॉ प्रिवेल करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ और गवर्नर का पास किया हुआ ऑर्डिनेंस अगर कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के, तो फिर ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा। समझा? गवर्नर का ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा। तो तुम ये रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A पार्ट 4A के अंदर दिया हुआ है। लगभग आपको देखोगे तो 10 से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब तक एग्जाम में नहीं आया तो आ सकता है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या, ये एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो पार्ट 4 में दिया हुआ है, लगभग आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस देश में कानून बनाया जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोर्ट में एनफोर्सिबल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू द फ्यूचर गवर्नमेंट टू रन एंड लीड दिस कंट्री। इस देश को चलाने के पीछे का एक प्रोसीजर है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किन मुद्दों पे कानून बनने चाहिए उन्हें हम इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स कहते हैं, जैसे इक्वल रेम्यूनरेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो ये जो चीज़ें हैं वो अगर इस देश में कुछ कानून बनते तो डायरेक्टिव्स को बेस रखा जाता है। सर हमें डायरेक्टिव्स पढ़ने हैं क्या? आपको सारे डायरेक्टिव्स नहीं पढ़ने, कुछ कुछ डायरेक्टिव्स आप जो है वो एक छोटे से पॉइंट्स बनाकर आप उसको पढ़ सकते हो। अच्छा, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पार्ट 3 और पार्ट 4 में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कौन प्रिवेल करेगा? तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 प्रिवेल करेगा, राइट। फिर आता है आपका अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सर अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये कॉन्सेप्ट है कि क्या भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन और नॉन सिटीजन को, क्या हम उसे अमेंड कर सकते हैं क्या? अभी ये क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपने जब केस अराइज हुआ तो टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आया था शंकरी प्रसाद केस। सबसे पहले क्या आया था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, जब कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि येस, फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, दे आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 368। तो फिर उस केस में फंडामेंटल राइट्स अमेंड किया जा सकता है। बट फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब IC गोलकनाथ का केस हुआ, पंजाब के 3 भाई थे, उनकी ज़मीन को लेकर जब केस हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार थी तब, तो जब उनकी ज़मीन को छीना गया था तो फिर उस केस में IC गोलकनाथ ब्रदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के दिए हुए केस को ओवररूल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू आर्टिकल 368 नहीं है तो उन्हें अमेंड नहीं कर सकते। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हुए चेंजेस आर्टिकल 13 के हिसाब से लॉ है और उनका जुडिशियल रिव्यू होना ज़रूरी है, राइट। फिर इसी चीज़ को जब IC गोलकनाथ केस का जजमेंट आया तो इसी चीज़ को पार्लियामेंट ने नलिफाई करने के लिए, इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 में कुछ बदलाव लाए, कुछ चेंजेस लाए। आर्टिकल 13 में स्ट्रेटली लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हुए चेंजेस आर्टिकल 13 में लॉ नहीं होते हैं। आर्टिकल 368 में भी चेंजेस लाकर कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 368 का हिस्सा है और इसीलिए इसे बदला जा सकता है। जैसे ही पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट के थ्रू ये सब बदलाव लाए तो सुप्रीम कोर्ट और भड़क गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 24, ये जो मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 13 और 368 में जो बदलाव लाया, आर्टिकल 13 और 368 में जो बदलाव लाया 24th अमेंडमेंट के थ्रू, इसे फिर से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट थ्रू। कब? केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती केस में इसे फिर से चैलेंज किया गया, 24th की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, फंडामेंटल राइट्स आप अमेंड करने करो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है और उसके अंदर जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है वो भी अमेंड हो सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क जो इस देश का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप टच नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, बराबर। फिर इंदिरा गांधी की अरेस्ट हुआ, इंदिरा गांधी पे एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने वोटिंग में चीटिंग की है, बैलेट बॉक्स में बोगस वोटिंग वगैरह की है। फिर राजनारायण करके इंदिरा गांधी का केस हुआ, जहाँ पर
इनवैलिड ग्राउंड्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया इलेक्शन लड़ने से। एंड फाइनली इंदिरा गांधी ने गुस्से में आकर क्या किया, आर्टिकल 368 में 2 नए क्लॉजेस लाए, 4 और 5, जिसमें ये लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हुए बदलाव को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना ये पार्लियामेंट का एब्सोल्यूट पावर है, इसको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। बट फिर मिनर्वा मिल्स केस में आखिरी में जब सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली मिनर्वा मिल्स केस में ये क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 368 4 और 5 जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर रहे हैं, इसीलिए वो नहीं वैलिड होगा। एंड देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि इंडिया का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसे अमेंड तो कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर में प्रीएम्बल आता है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, तो इनको आप टच नहीं कर सकते, राइट। बहुत काम की चीज़ है, 8 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पर ध्यान देना, इस पर ख्याल रखना, राइट। आर्टिकल 32 डिस्कस कर चुका। अब मैं तुम्हें वो बताने जाता हूँ जो तुमने ध्यान से सुनना है, और क्या चीज़ें इंस्टीट्यूट पूछ चुका है और क्या पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन आता है क्या पूछ सकता है, तो ख्याल रखना इंस्टीट्यूट तुमको आर्टिकल 15, 16, 18, 25 से लेकर 28 में से कुछ भी, रिट ऑफ को वारंटो को छोड़ के कुछ भी, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर मतलब शेड्यूल 7, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123, 3213 ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर दोनों, फिर कलरेबल लेजिस्लेशन, फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, राइट। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला क्वेश्चन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ भी नहीं पूछा अब तक, तो इनको पहले पढ़ोगे आप, इनको पहले आप इंपॉर्टेंस दोगे, बाकी आप बाद में देखोगे, राइट। सो ये था कॉन्स्टिट्यूशन का एक सुपर फास्ट रिविजन, एंड आई होप मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे या फिर इंस्टाग्राम वगैरह कहीं पर भी ढूंढ कर आप मुझे रिप्लाई करोगे। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट हमारे एक और चैप्टर पे जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसके बाद हम करेंगे सोर्सेस ऑफ लॉ। सो लगभग हम लोग 10 चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू रिवाइज more 4 chapters, right? So this is going to be the hierarchy, this is going to be the timeline. पढ़ो अच्छे से, मिलते हैं फिर।